Good morning, class 10. This is the chapter 1 of history, nationalism in India. In this chapter, you have already read in lecture clip these 6 lessons: French Revolution and the idea of nation, the making of nationalism in Europe, the age of revolution between 1830 to 48, the making of Germany, Italy, and Britain, visualizing the nation, and last, imperialism and colonialism. So let's begin the revision of this chapter. This is vast lesson, so I will try to complete a revision clip in this chapter. If you could not understand this lecture, so visit the वेबसाइट आनंद इंटरनेशनल स्कूल ऑन यूट्यूब। यानी कहने का मतलब है कि आनंद इंटरनेशनल पे जो चैनल है वो यूट्यूब पे सर्च करें और जो भी वीडियो लेक्चर्स आपका नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे आप विस्तार से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। आपने जैसा देखा कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है और वहाँ रिपब्लिकन सिस्टम आ जाती है। तो आने के बाद वहाँ के लोगों में रिवॉल्यूशंस को, नेशनलिज्म को समझाने के लिए वहाँ के जो रिवोल्यूशनरीज होते हैं वो बहुत सारे आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं, जैसे फादरलैंड, मदरलैंड, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट, पूरे कंट्री के लिए एक सिंगल लैंग्वेज फ्रेंच, एंड साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि लोग नेशनलिज्म को समझ सके। और ये नेशनलिज्म की फीलिंग फ्रांस से निकल के दूसरे कंट्री तक भी पहुँच जाती है। और 1804 में फ्रांस का एक रूलर बनता है नेपोलियन, जिसने एक ऐसा कोड इंट्रोड्यूस करता है कि ये सारी चीज़ें, यानी नेशनलिज्म वाली फीलिंग लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आती है और बहुत स्ट्रांग रूलर बनता है। वो एक कोड इंट्रोड्यूस करता है जिसे नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता है। इस कोड के तहत वो कुछ छूट फ्रांस के नागरिकों को देता है, जैसे वो क्या करता है, जितने भी जन्म के आधार पे प्रिविलेजेस थे उसे खत्म करता है, लॉ के सामने सबको इक्वल कर देता है एंड सबको राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार देता है। इसके अलावा उसके शासन में रेलवेज, रोडवेज या ट्रेड सब कुछ सुधरता है। तो इन्हीं सारे सुधारों को जो फ्रांस में हुआ था उसे फ्रांस के नेबर कंट्रीज में, यानी ऑल ओवर यूरोप में फैलाने के लिए नेपोलियन ने क्या किया, कैंपेन स्टार्ट कर दिया, जिसे नेपोलियनिक वार का नाम से जाना गया। और उसकी आर्मी दूसरे राज्यों में जाती थी, वहाँ के राजा को हराती थी और इस नए सिस्टम को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देती थी। लेकिन पहली बार नेपोलियन की हार होती है बैटल ऑफ लिप्जिग में 1813 में, और वहाँ से वो जितने टेरिटरीज को जीतता है 8 से लेकर 13 के बीच में, वो सारा हारता है एंड फाइनली 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा सिविल कोड। अगला जब लेसन में चलते हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, तो उसमें हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले लिबरलिज्म और यूरोप का सोसाइटी। तो पहले सोसाइटी की बात करते हैं। उस समय फ्रांस की ही तरह पूरे यूरोप में 3 मेन सोसाइटी था। सबसे पहला ग्रुप था एरिस्टोक्रेसी का, मतलब अभिजात वर्ग, जिनके पास पावर ज़्यादा थी, पैसे ज़्यादा थी, संख्या कम थी लेकिन संपत्ति बहुत ज़्यादा थे। ये लोग आपस में शादी के थ्रू एक दूसरे से यूनाइट थे। इनका संपत्ति गांव के अलावा शहरों में भी होती थी। जबकि इसके जस्ट अपोजिट एक दूसरा ग्रुप भी था यूरोप में, जिसे पीजेंट्री कहा जाता था, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी लेकिन संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं। ये लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं एरिस्टोक्रेसी पे डिपेंडेंट होते थे। लेकिन जब यूरोप में, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्री के वजह से एक नए क्लास का इमरजेंस होता है जिसे न्यू मिडिल क्लास कहा जाता है। इस न्यू मिडिल क्लास में ट्रेडर्स, मर्चेंट्स के साथ साथ प्रोफेशनल्स भी थे, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब। और इन लोगों ने ही एक नए तरीके के सोच को जन्म दिया जो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की भावना को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। और इन लोगों ने जो आइडिया इमर्ज दिया उसे कहा गया लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म लिवर से निकला है, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री। एंड इन लोगों ने क्या किया, इस लिबरलिज्म टर्म को ही एक्सेप्ट किया और यही आगे चल के फिर नेशनलिज्म का रूप लिया और हर कंट्री इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गया। तो लिबरलिज्म का हम फीलिंग बताया था कि लिबरलिज्म का मतलब पॉलिटिकल फील्ड में अलग और इकोनॉमिकल फील्ड में अलग लगाई जाती थी। पॉलिटिकल फील्ड में ये माना जाता था कि सबको वोट देने का अधिकार हो, पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट हो और एक ऐसी सरकार हो जो सबकी सहमति से बनी हो।
जबकि अगर इकोनॉमिकल फील्ड में जाते तो वहां पे क्या था, वहां पे कुछ और मतलब इसका निकलता था। उसका मतलब होता था फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट की आज़ादी हो, और वस्तु और पूंजी के आवागमन में जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में जो रिस्ट्रिक्शंस है, उस रिस्ट्रिक्शंस की भी समाप्ति हो। ये लिबरलिज्म का मतलब था आर्थिक फील्ड में। और इसी के तहत देखा हमने कि एक एग्जाम्पल जो एले था कपड़ा के मेजरमेंट का, वो जब एक राज्य से दूसरा राज्य गुजरता था तो मेजरमेंट की जो लंबाई थी वो हर राज्य में अलग अलग थी। इवन पूरे यूरोप के अंदर 11 बैरियर था, सब बैरियर को क्रॉस करने में बार बार टैक्स देना पड़ता था, और 30 करेंसी चलती थी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लिबरलिज्म के तहत इन मिडिल क्लास वालों ने एक संघ बनाया जिसका नाम था कस्टम यूनियन 1834 में। और इस कस्टम यूनियन के तहत क्या किया गया, इसका नाम पड़ा जिलबरेन, और इस जिलबरेन ने क्या किया, 30 करेंसी को घटा करके 2 कर दिया और 11 टैरिफ बैरियर को खत्म कर दिया। इस तरह से ट्रेडर्स को बहुत फायदा हुआ। इसी तरह से लिबरलिज्म हमने देख लिया, तो लिबरलिज्म के बाद ही ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो आगे भी हम देखेंगे कि इस लिबरलिज्म में क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ वियना हुआ 1815 में। कंजर्वेटिज्म लोग आए, कंजर्वेटिज्म में हम बताए थे ऐसे 2 तरह के कंजर्वेटिज्म हुए, जो पुरानी व्यवस्था को सपोर्ट करते थे और एक वो जो पुरानी व्यवस्था को बदल करके नई व्यवस्था के साथ ढलना चाहते थे। तो ट्रीटी ऑफ वियना कैसे हुआ, जब बैटल ऑफ वाटरलू में 4 कंट्री प्रशिया, रसिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को हराया, और उसके हारने के बाद इन लोगों के बीच में एक समझौता हुआ ऑस्ट्रिया में, जिसको लीड कर रहा था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक। और उस जो मीटिंग हुआ ऑस्ट्रिया के अंदर, उसी को कहा गया ट्रीटी ऑफ वियना। ऑस्ट्रिया का एक शहर था वियना, वहाँ पे ये मीटिंग लगी, इसीलिए इसका नाम रखा गया ट्रीटी ऑफ वियना। और इस वियना के संधि में फ्रांस को सीज कर दी गई, हर तरफ से उसे घेर ली गई, इस सोच के साथ कि आने वाले समय में कभी भी फ्रांस में ऐसा रिवॉल्यूशन ना हो जो कंजर्वेटिज्म के अस्तित्व को ही मिटा दे। और इसी उद्देश्य से उन लोगों ने क्या किया, फ्रांस को सीज कर दिया, सेंसरशिप लगा दिया पूरे यूरोप के अंदर। जो जो रिवोल्यूशनरीज नेशनलिज्म को सपोर्ट करते थे सब के सब अंडरग्राउंड हो गए। और रिवोल्यूशनरीज में एक व्यक्ति का हमने नाम बताया था, जिसेफ मैजनी, जो 1807 में जेनेवा में जन्म लिया, जिसने यंग इटली, यंग यूरोप जैसे सीक्रेट सोसाइटी बनाई जो नेशनलिज्म को सपोर्ट करता था। फिर आगे जब हम तीसरा टॉपिक चलते हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 48 में, तो हम देखते हैं कि फ्रांस के अंदर 1830 में फिर से रिवॉल्यूशन होता है। 1815 वाले ट्रीटी ऑफ वियना में फ्रांस के अंदर लुइस 18 को राजा बनाता है और बॉर्बन डायनेस्टी को ही वहां पे शासन करने दी जाती है। लेकिन 1830 में फिर से रिवॉल्यूशन होती है, और रिवॉल्यूशन मत इसको मत कहिए, इसे कहिए कि 1830 में फ्रांस में एक छोटा सा बदलाव होता है, और बॉर्बन डायनेस्टी को खत्म करके लुइस 18 को हटा करके उसके जगह पे लुइस फिलिप को गद्दी पे बैठाई जाती है, जो ऑर्लियंस डायनेस्टी का था। बस ये छोटा सा बदलाव होता है। इस बदलाव के वजह से ही क्या होता है कि ग्रीक इंडिपेंडेंस होने के लिए छटपटाने लगता है, और इंडिपेंडेंट नेशन बनता भी है। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है, जिसमें हमने बताया था कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है 1832 में, और ये इंडिपेंडेंट नेशन बनता है। तो इस पर मेटरनिक एक रिमार्क करता है, When France sneezes, the rest of Europe catches cold. जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या होता है, बुखार लग जाता है। उसके बाद हमने देखा था इसी टर्म में रोमांटिसिज्म, मतलब कल्चर, म्यूजिक, फोक्स के थ्रू लोगों में नेशनलिज्म को क्रिएट करना। इस तरह के नेशनलिज्म जो क्रिएट की गई उसे कहा गया रोमांटिसिज्म, जिसपे ऊपर किसी ने कोट किया, जर्मन का एक फिलोसफर था जॉन गॉटफ्राइड। उसने कहा कि सच्ची देशभक्ति सिर्फ दास वर्ग यानी जर्मनी के जो कॉमन पीपुल है उनमें देखने को मिलती है। और रोमांटिसिज्म के वजह से हमने केस देखा पोलैंड का, जो कि 3 राज्यों में बटा हुआ था, रसिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। एंड जबरदस्ती इनके ऊपर क्या की जा रही थी, इनकी अस्तित्व को मिटाई जा रही थी। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, पोलिश लैंग्वेज का सहारा लेके, पोलिश कल्चर का सहारा लेके इन तीनों राज्य का विरोध किया। हालांकि वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, बट वहाँ रोमांटिसिज्म का फीलिंग बहुत स्ट्रांग था। फिर हमने देखा कि 1830 में बहुत भयानक हार्डशिप आया, मतलब आर्थिक मंदी आई, लोग गांवों से शहर की ओर जाने लगे, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, फूड प्राइसेस बढ़ गया, किसान को रेंट नहीं मिल रहा था, वो फ्यूडल में ज़्यादा डूबे हुए थे। इन सब सिचुएशंस को देखते हुए 1843 में फिर से फ्रांस के अंदर पेरिस में लोग रोड पे आ गए। जो लुइस फिलिप राजा बना था वो डर के मारे गद्दी छोड़ दिया, उसको लगा फिर से 1789 वाला कांड ना हो जाए, वो भाग गया। तो फ्रांस के अंदर एक नई व्यवस्था लाई गई, और उस नई व्यवस्था के तहत
फिर से कोई राजा बना और यहाँ पे जो सिस्टम आई वो पूरी तरह से रिपब्लिकन थी। और इस सिस्टम के तहत जो नेशनल असेंबली बनी उसने कुछ राइट्स दिया लोगों को, जैसे हर एक व्यक्ति जिनका उम्र 21 साल से ऊपर हो, सिर्फ मेल, उन्हें वोट देने का अधिकार है। सबको वर्क देने का अधिकार मिला, राइट टू वर्क। और तीसरा, पूरे कंट्री में नेशनल वर्कशॉप भी सेटअप की गई। इसी में एक छोटा सा कांड था सिलेसिया का। उसके बाद है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, यानी सीधा हम अब टॉपिक पे आ गए हैं, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन कैसे यूनाइट हुआ। तो हम शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करते हैं। जर्मनी के अंदर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट लगा और इस जो लिबरल्स लोग और कंजर्वेटिव लोग थे वो चाहते थे कि जर्मनी का एक अलग अस्तित्व बने। जर्मनी 39 स्टेट से मिलकर बना हुआ था, उसी में ऑस्ट्रिया भी आता था। तो ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था, पहले फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात कर लीजिए। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मिडिल क्लास वाले असेंबल हुए 18 मई 1848 को। टोटल 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहां पे शामिल हुआ। ये सेंट पॉल चर्च था फ्रैंकफर्ट शहर में। और फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को, जो कि प्रशिया का राजा था, उसे बुलाया गया इसको लीड करने के लिए। बट वो क्या किया, कंजर्वेटिव से मिलकर इस मीटिंग को भंग कर दिया। यह मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और इसके कुछ दिन बाद प्रशिया का ही एक लीडर था, चांसलर था, जिसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। उसने क्या किया कि प्रशिया के 3 दुश्मन ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से युद्ध किया 7 साल तक। और युद्ध में जीतने 1871 में जब वो युद्ध में जीत गया तो ऑस्ट्रिया का एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया ऑटो वन बिस्मार्क ने। और वहाँ का राजा काइजर विलियम फर्स्ट को घोषित कर दी गई। और जर्मनी का हर एक चीज़, उसका करेंसी नोट सब, करेंसी लैंग्वेज सब वहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई। फिर जब हम इटली में चलते हैं तो इटली के देखते हैं 7 भाग में बटा हुआ है, जिसका नॉर्थ कोई और एक्वायर किया हुआ है, साउथ कोई और है। जैसे नॉर्थ का भी हम बताए थे और साउथ का भी, साउथ में स्पेन का बॉर्बन डायनेस्टी था, नॉर्थ में हैब्सबर्ग एम्पायर था, एक छोटा सा स्टेट था सार्डिनिया पिडमोंट, जिसपे इटली का एक राजा शासन कर रहा था, विक्टर इमैनुअल सेकेंड। तो इस विक्टर इमैनुअल सेकेंड के पहले ही जोसेफ मैज़नी ने इटली को यूनिफाई करने की कोशिश की थी, यंग इटली नामक संस्था बना के। तो विक्टर इमैनुअल सेकेंड, उसके बाद दूसरा उसका मंत्री था काउंट केवर और तीसरा था गरिबाल्डी। इन तीनों ने मिलकर के पूरे इटली को यूनाइफाई किया। जैसे जो काउंट केवर था वो नॉर्थ इटली को एक्वायर किया, साउथ इटली को गरिबाल्डी किया। और इस तरह से 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड यूनाइटेड इटली का नया राजा बना। और जब हम ब्रिटेन का केस देखते हैं तो ब्रिटेन का क्या देखते हैं कि ब्रिटेन तो अजीब केस है वहाँ का। वहाँ 3 इथनिक ग्रुप में बटा हुआ है। कौन कौन सा? वेल्स, स्कॉट और आयरिश। और इसमें सबसे इंग्लिश है, उसमें सबसे पहले इंग्लिश इंडिपेंडेंट होते हैं अपनी पुरानी व्यवस्था को छोड़कर, और फिर वो क्या करते हैं बाकी 2 को, यानी स्कॉट और आयरिश को अपने में मर्ज करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण करते हैं। एक एक्ट भी पास करते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में। और उसके तहत वो क्या करते हैं, स्कॉटलैंड को अपने राज्य में मिला लेते हैं। फिर 1801 में यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड को भी मिला लेते हैं। इस तरह से यूनाइटेड किंगडम से क्या होता है, ब्रिटेन नामक देश का निर्माण होता है। तो ब्रिटेन भी इंडिपेंडेंट देश बनता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सब इंडिपेंडेंट हुए। अब यहाँ सवाल होता है कि जो हजारों साल से जो चीज़ें चली आ रही थी, जो लोग एक्सेप्ट किए हुए थे मोनार्किज्म को, उनको नेशनलिज्म कैसे समझाएंगे। तो उनको समझाएंगे विजुअलाइजेशन के द्वारा, इमेजिन करना। और इमेजिन करने के लिए जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन लोगों ने सिंबल का सहारा लिया। जैसे राष्ट्र को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने फीमेल फिगर का सहारा लिया। जैसे हमने बताया था जर्मेनिया, उसके बाद मरियम, अलग अलग देशों का हमने बताया था। जैसे हम बताए थे मरियम जो थी वो फ्रांस की थी, पूरे देश की। जर्मेनिया जो थी जर्मनी की, उसी तरह से इंडिया की भारत माता थी। और भी बहुत सारे सिंबल आपने 9th में पढ़ा जो लोगों को नेशनलिज्म समझा सके। और यही नेशनलिज्म आगे चल के इंपीरियलिज्म बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इंपीरियलिज्म बनने का कारण सबसे बड़ा था बाल्कन रीजन, जहाँ पे स्लाव लोग रहते थे। और ये बाल्कन रीजन में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य आते थे जो इंडिपेंडेंट थे। जैसे कौन कौन सा राज्य था उसमें? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीक, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया, मॉन्टीनेग्रो, बहुत सारे स्टेट थे और ये सब इंडिपेंडेंट थे। इन सबको अपने अपने बाउंड्री में मिक्स करने के लिए जो यूरोपियन इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे ये आपस में फाइट करने लगे, सपोर्ट करने लगे एक को और दूसरे के विरोध भड़काने लगे, जिससे पूरा का बाल्कन रीजन में टेंशन व्याप्त हो गया। और धीरे धीरे ये नेशनलिज्म की जो भावना थी कब इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया पता ही नहीं चला।
लोग अपना राष्ट्रवाद का प्रचार करते करते हुए साम्राज्यवाद को एक्सेप्ट कर लिया, यानी अपने एम्पायर फैलाने लगे। और यही इंपीरियलिज्म फिर आगे चल के रूप ले लिया कॉलोनलिज्म के। जब बाल्कन रीजन फुल हो गया तो ये अपने यूरोप से निकल के दूसरे कंट्री में प्रवेश करना शुरू किए, जिसकी वजह से इंडिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, चाइना जैसे देश क्या हुए, उन सारे देशों का कॉलोनी बने और आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वार का भी रूप ले लिया। तो इस तरह से ये चैप्टर जो था यही टॉपिक था। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, यदि आप यहाँ पे ज़्यादा एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करें आनंद इंटरनेशनल चैनल और उसके बाद उसको सब्सक्राइब करें और ये सारी चीज़ें आप वहाँ विस्तार से देख सकते हैं। दैट्स ऑल।